नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आपको दिखाने जा रहे हैं वायरस का वो वार जिसके चलते हर 4 में से 1 हिंदुस्तानी इसका शिकार हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जब कोरोना के आंकड़े जारी किए तो देश के कुछ इलाकों में पॉजिटिविटी रेट 28% से भी ऊपर चला गया। यानी इन राज्यों में टेस्टिंग के आधार पर हर 4 में से 1 शख्स कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। देश में कोरोना मीटर पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या कुछ कहा, क्या है आपके राज्य और शहर में कोरोना का लेटेस्ट अपडेट, इस रिपोर्ट के जरिए आप सावधानी से देखें। हर 4 में से 1 बीमार, वायरस का खतरनाक वार। वायरस से रहिए सावधान, क्या है आगे का प्लान? कोरोना से निपटने का अब क्या है प्लान? अदालत से लेकर आम आदमी तक सरकारों से यही पूछ रहा है, क्योंकि जितनी तेजी से कोरोना का ग्राफ बढ़ा था, ना तो उतनी तेजी से नीचे आ रहा है और ना ही कुछ इलाकों के पॉजिटिविटी रेट में बड़ा फर्क आ रहा है। यानी कोरोना संक्रमण तकरीबन जस का तस बना हुआ है। देश के कोरोना हॉटस्पॉट के पॉजिटिविटी रेट पर नजर डालेंगे तो शायद आपके भी होश उड़ जाएं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट तकरीबन 28 से 29% के बीच बना हुआ है। हालांकि ये 32% से कम हुआ है, लेकिन अब भी 1/4 से ज्यादा टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। आईटी बेंगलुरु में भी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पॉजिटिविटी रेट 55% के करीब बना हुआ है। यानी बेंगलुरु में टेस्ट होने वाले लोगों में हर दूसरा शख्स पॉजिटिव आ रहा है। महाराष्ट्र का पॉजिटिविटी रेट 21.53% है, यानी टेस्ट होने वाला हर 5वां शख्स कोरोना पीड़ित साबित हो रहा है। पश्चिम बंगाल का पॉजिटिविटी रेट 30% है, यानी तकरीबन हर तीसरा आदमी पॉजिटिव। ये कुछ आंकड़े हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि देश के 12 राज्यों में सबसे ज्यादा केस हैं, यानी भारत पर कोरोना लोड की बड़ी वजह ये 12 राज्य हैं। 12 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस हैं। 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस 7 स्टेट्स में हैं और इसी तरह लेस देन 50,000 एक्टिव केसेस 17 स्टेट में हैं। इनमें भी देखें तो देखते हैं कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में करीब 1.5 लाख से अधिक एक्टिव केस नोट किए गए हैं। काफ़ी स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड फर्दर नोट किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, बिहार ये स्टेट्स हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कोरोना केस में कमी आई है, लेकिन ये कमी इतनी नहीं कि राहत पहुंचाई जा सके। उत्तर प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट अब भी 12.4% बना हुआ है। शायद इस पॉजिटिविटी रेट को देखते हुए ही योगी सरकार ने आंशिक लॉकडाउन को अब 10 मई तक जारी रखने का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू का आज 5वां दिन है। बात राजधानी लखनऊ की करें तो लखनऊ में कर्फ्यू का काफ़ी हद तक असर दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि इस दौरान जो ज़रूरी सेवाओं के लोग हैं और जो इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस कर्फ्यू से छूट दी गई है। हालांकि कर्फ्यू के दौरान भी तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग लापरवाह नज़र आ रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि वे कर्फ्यू का पालन करें और साथ ही में जो कोविड गाइडलाइन है उसका पूरी तरीके से पालन किया जाए, क्योंकि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में पिछले 10 दिनों में संक्रमण के रेट में काफ़ी कमी आई है और इसकी एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं कर्फ्यू की वजह से जो केसेज हैं कोरोना के, उसमें कमी देखी जा रही है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। नॉर्थ इंडिया में दिल्ली, राजस्थान, यूपी जैसे राज्य कोरोना की चपेट में हैं, तो दक्षिण में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्य कोरोना की चपेट में हैं। 1 मई से 4 मई के आंकड़ों की बात करें तो तमिलनाडु में 2000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। कर्नाटक में 4520 नए केस सामने आए हैं। केरल में 1750 नए केस मिले हैं। इन आंकड़ों के साथ ही आंध्र प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक वो राज्य बन गए हैं जहां डेथ रेट बढ़ गया है। अगर हम देखें तो इस समय देश में 34,13,642 एक्टिव केसेस हैं और 1,62,93,00,000 लोग रिकवर होकर अपने घर भी वापस जा चुके हैं। करीब 2.4% के करीब डे ऑन डे ग्रोथ रेट जो नोटिस हुआ है और आज हमारे देश में पिछले 24 घंटे में 3,82,315 केस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह से हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो डेथ्स रिपोर्ट हुए हैं उसकी संख्या में भी थोड़ी वृद्धि नोटिस की गई है, जिसमें मुख्यतः
महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा से अधिक केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस कोरोना रिपोर्ट का एक एक आंकड़ा देखना और समझना जरूरी है। अगर आप भी देश के इन कोरोना हॉटस्पॉट में रहते हैं तो सावधानी बढ़ाइए, घर से निकलना छोड़िए, क्योंकि यही वो एक कवच है जो कोरोना से आपको बचा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। आरटीपीसीआर टेस्ट से कोरोना का पता चला, इलाज चला और शख्स कोरोना नेगेटिव हो गया। तब यही माना जा रहा था कि नेगेटिव होते ही मरीज की दिक्कतों से उसे निजात मिल जाती है, लेकिन ये सच नहीं है। हर मरीज के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जहां नेगेटिव होने के बाद कोरोना से तो आज़ादी मिल जाती है, लेकिन शरीर को दूसरी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या है वो दिक्कतें जो कोरोना नेगेटिव होने के बाद सामने आ रही है और कैसे इन मुश्किलों से आमना सामना करें, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। पहले कोरोना का टेस्ट, अगर पॉजिटिव हुए तो इलाज और इलाज के बाद कोरोना नेगेटिव। कुछ ऐसा ही होता है कोरोना से लड़ने का पूरा सफर। नेगेटिव होने के बाद ही मरीज और उसके रिश्तेदार चैन की सांस ले पाते हैं, लेकिन अब नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद मानो एक नई जंग शुरू हो रही है। ये जंग है पोस्ट रिकवरी प्रॉब्लम्स की, यानी जब मरीज कोरोना से ठीक हो जाता है तो उसको दूसरी शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हर किसी के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में देखा गया है कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी लोगों को सांस लेने में दिक्कत, कमजोरी, सिर में दर्द, आंखों में धुंधलापन, खून के थक्के बनना, दिल में दिक्कतें, मानसिक परेशानी होना, इस तरह के लक्षण नजर आ रहे हैं। कानपुर के कुछ डॉक्टर्स ने कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ऐसे लक्षणों की पुष्टि भी की है। डॉक्टर्स का भी मानना है कि हर बीमारी के इलाज के बाद कमजोरी जैसे लक्षण आते हैं, लेकिन कोरोना रिकवरी के बाद लक्षण और दिक्कतें अलग होती हैं, जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। भारत में कोविड-19 इस महामारी का रूप इख्तियार कर चुका है। बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, परंतु मेजॉरिटी लोग इससे ठीक भी हो जा रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों को पोस्ट कोविड सीक्वली या उसके साइड इफेक्ट्स रहने की टेंडेंसी रह रही है, जैसे थकावट होना, सरदर्द होना, पेट का अपसेट होना, उल्टी आना, जोड़ों में दर्द होना और कुछ लोगों को लंग्स के सिम्टम्स होना, जैसे सांस का फूलना रह सकता है। मेजॉरिटी लोगों में ये सिम्टम्स 2 से 4 हफ्ते में डॉक्टर की मदद से और मल्टीविटामिन और न्यूट्रिशनल सपोर्ट के साथ ठीक हो जाते हैं। इन पोस्ट रिकवरी प्रॉब्लम्स में एक बड़ी दिक्कत मानी जा रही है ब्लड क्लॉटिंग, यानी खून के थक्के बनना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाज के दौरान स्टेरॉइड के इस्तेमाल से ब्लड क्लॉटिंग जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। साथ ही कोरोना के दौरान फेफड़ों में भी क्लॉटिंग की आशंका हो सकती है और इसी वजह से नेगेटिव हो जाने के बावजूद लोगों को इलाज कराना पड़ रहा है। ब्लड क्लॉटिंग के साथ ही साथ एक और बड़ी दिक्कत जिसका सामना रिकवरी करने वाले मरीज कर रहे हैं वो है मानसिक परेशानियां। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीज तकरीबन 14 से 15 दिनों तक एक कमरे में रहते हैं। देखा गया है कि ये एकाकीपन उनके लिए मेंटल तनाव का सबसे बड़ा सबब बन जाता है। कोविड सेंटर के अंदर रहने वाले मरीज भी लगातार मरीजों और परेशानियों को देखते हैं, जिसके चलते उनके अंदर पोस्ट कोविड स्ट्रेस या ट्रॉमा जैसे लक्षण पैदा होने लगते हैं और इसी वजह से लगातार कहा जा रहा है कि कोरोना काल में शारीरिक के साथ ही मानसिक शक्ति को भी बनाए रखें। अगर वायरस का इन्फेक्शन जकड़ भी ले तो हिम्मत ना छोड़ें, डॉक्टर की सलाह के अनुसार इलाज करें और हमेशा उम्मीद का दामन थामे रखें। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना पर कंट्रोल करने के लिए देश भर में वैक्सीनेशन अभियान जारी है। केंद्र सरकार ने 18 साल से ऊपर उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन की इजाजत दे दी है, लेकिन इस वैक्सीनेशन की रफ्तार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। कोरोना की दूसरी लहर से सहमा है हिंदुस्तान। नाउम्मीदी के अंधकार में बस एक ही उम्मीद की किरण नजर आ रही है और वो है वैक्सीनेशन की। कोरोना के कहर से जूझ रही दिल्ली को बड़ी राहत मिली है वैक्सीन से। वैक्सीन की शुरुआत हो चुकी है और पूर्वी दिल्ली के वैक्सीनेशन सेंटर में हम लोग मौजूद हैं। स्कूल है सरकारी जहां पर वैक्सीन सेंटर बनाया गया है और किस तरह से यहां पर लोग आ रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं और काउंटर बनाए गए हैं जहां सबसे पहले कोई वैक्सीन लगवाने पहुंचता है तो अपना पंजीकरण शो करता है। यहीं पर जो पूरी जानकारी के बाद वो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पंजीकरण शो करते हुए, इसी तरह से पूरी जानकारी के बाद जो है वो आप आगे जाते हैं।
अलग अलग काउंटर के अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं और एक काउंटर की जो कैपेसिटी है वो 150 लोगों को वैक्सीन लगाने की है एक दिन में, यानी एक सेंटर पर 750 लोग दिन भर में वैक्सीन लगवा सकते हैं। आपने वैक्सीन लगवा ली? जी मैं बिल्कुल लगा ली है। मैं यहाँ पर पहला नंबर था। आज का दिन का पहला नंबर था मेरा। तो बड़े मतलब भाग्यशाली लोगों में गिनती हो सकती है आपकी, क्योंकि बड़ी बड़ी लंबी कतारें। बिल्कुल पहला। क्या एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छी फैसिलिटी है यहाँ सर, जैसे प्राइवेट का है वैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुरंत इंजेक्शन सिस्टम बाई हो रहा है। और बहुत अच्छा है, कोई मतलब जो लगने के बाद सिस्टम से बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा है, प्राइवेट की तरह सिस्टम है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप कतारबद्ध तरीके से जिस तरह से लोग बैठे हैं उनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, और जिस तरह से जो फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, जिस तरह से सिस्टम मैनेज किया गया है, उसकी एक एक तस्वीर जो है न्यूज़ नेशन पर बाकायदा, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे मैनेजमेंट हो यहाँ का किस तरह से काम कर रहा है, वो इन तस्वीरों के माध्यम से क्लियर होता है। दिल्ली में वैक्सीनेशन की ये खुशनुमा तस्वीर है। वैक्सीनेशन का काम तो चल रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। भारत में 9.3% आबादी को कोविड-19 टीके की पहली खुराक मिल चुकी है। वहीं दोनों खुराक लगाने वाले लोगों की संख्या अभी 2% का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। देश में हर हिस्से में वैक्सीनेशन तो हो रहा है, लेकिन ये रफ्तार बहुत धीमी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में पिछले हफ्ते रोजाना औसतन 23,37,141 टीके लगाए गए। हालांकि ये दर देश में सबसे तेज टीकाकरण की साप्ताहिक दर से 35% कम रही। इस आधार पर अनुमान है कि भारत को अगली 10% आबादी को टीके की पहली खुराक देने में 117 दिन लगेंगे। देश में वैक्सीनेशन की हालत क्या है, उसका अंदाजा मुंबई में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान से लगाया जा सकता है। मुंबई में रुक रुक कर चल रहा वैक्सीनेशन का काम। करीब 5 दिनों से महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी थी, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन मंगलवार को एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार को 9 लाख वैक्सीन के डोज मिले हैं, और इसकी वजह से महाराष्ट्र के और मुंबई के खास तौर पर जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहां पर लोगों की भीड़ वैक्सीन लेने के लिए एक बार फिर से उमड़ पड़ी है। आप देख सकते हैं मुंबई के बीकेसी के जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। बड़ी तादाद में लोग यहां पर वैक्सीन लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये वो लोग हैं जो अपॉइंटमेंट लेकर पहुंचे हुए हैं, यानी कि वॉक इन जो लोग आते थे वैक्सीन लेने के लिए उन्हें रोका गया है। जिन्हें अपॉइंटमेंट दिया गया है, जिन्हें मोबाइल पर मैसेज आया है कि वो आ सकते हैं वैक्सीन लेने, सिर्फ वही लोग जो हैं वो वैक्सीन लेने पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो कतार आप देख रहे हैं इनमें 18 और 44 के बीच के लोग भी हैं, और सेकेंड डोज के लिए जो 45 से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उन्हें भी वैक्सीन यहाँ पर दिया जा रहा है। मुंबई का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर आप इसे कह सकते हैं। हर रोज़ यहाँ पर 8,000 लोगों को वैक्सीन दिया जाता रहा है, लेकिन फिलहाल अभी भी अगर बात करें मुंबई की तो सिर्फ 1 लाख वैक्सीन मुंबई को दिया गया है। तो ऐसे में स्टॉक अभी भी लिमिटेड है। जब तक स्टॉक है तब तक सिर्फ उन लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा जो लोग कोविन ऐप पर रजिस्टर्ड होकर यहाँ पर आए हैं। साफ है कि देश में फिलहाल पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आधार पूनावाला ने कहा है कि देश में टीका आपूर्ति का संकट जुलाई तक बना रहेगा, यानी देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज होगी, इसकी उम्मीद ज्यादा नहीं की जा सकती। टीम न्यूज़ नेशन। और एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले न्यूज़ नेशन की जान बचाने वाली मुहिम एक बार फिर से आप सभी के सामने। देश इस वक्त कोरोना के बड़े संकट से जूझ रहा है। ऐसे वक्त में हम सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रह सकते। इस संकट से लड़ना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप पहले कोरोना को मात दे चुके हैं और आपके सामने अब एक जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी है, आप अपना प्लाज्मा देकर किसी की जान बचा सकते हैं। आपके चैनल न्यूज़ नेशन ने इसके लिए एक मुहिम शुरू की है, जान बचाने वाली मुहिम। प्लाज्मा डोनर अपना जरूर डिटेल हमें भेजें 9711002266।